हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है एग्ज़ाम रिजल्ट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में होगी सीटेट पेपर 1 ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, जो कि 22 फरवरी 2015 को यह प्रश्न पूछा गया था आपकी परीक्षा में सीटेट पेपर 1 से। ठीक है, सीटेट पेपर 1 जो पर्यावरण अध्ययन जो 30 नंबर का पूछा जाता है आपके परीक्षा में ईवीएस से, तो उसी ईवीएस का जो प्रश्न है आपको जो पूछा गया था 22 फरवरी 2015 को, वो सभी प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और यह क्वेश्चन बनाने से, यह क्वेश्चन पढ़ लेने से आपको बहुत ही फायदे होगी, क्योंकि आप पहली चीज़ कि आपको बेसिक की तैयारी हो जाएगी कि प्रश्न किस तरह पूछा जाता है परीक्षा में। दूसरी चीज़ कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज आपकी जो ईवीएस जो प्रश्न है आपका पूछा गया प्रश्न ईवीएस का 30 नंबर का प्रश्न जो है, वो सभी प्रश्न आज आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का पहला प्रश्न से। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें है? तो आपका परियोजना कार्य और क्षेत्र भ्रमण, ठीक है, ये दोनों जो है आपका पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण है, ठीक है, और तकनीक है। तो ऑप्शन इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ए और बी जो है ना किस में है, तो ए और बी आपका ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा ए और बी, परियोजना कार्य और क्षेत्र भ्रमण। ये जो है ना आपका पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा ए और बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, ठीक है। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। चलिए पढ़ते। पहला ऑप्शन है कि एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। सही बात है। झूम खेती में क्या होता है कि एक फसल को काटने के बाद भूमि को कुछ वर्षों तक क्या करते हैं, खुला पड़ती छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन सही है। दूसरा कि इस भूमि पर उगे हुए बांस और खरपतवार को काटकर जला देते हैं। सही बात है, ये सही बात है। तीसरा है कि बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। ऐसा बात नहीं है, ठीक है। अगला है ऑप्शन डी कहता है कि एक ही खेत में 3-4 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो ये सही बात है। और ई नंबर है ऑप्शन कि आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों को और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। ये गलत है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और डी राइट आंसर हो जाएगा। तो जो कि ए और बी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। तो 2 का क्या हो जाएगा आपका, 2 का क्या हो जाएगा आपका ए, बी और डी ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? तो कौन सा होगा नहीं, बताएंगे कौन सा एक कौशल नहीं है। तो आपका निर्धारण, ये आपका प्रत्यक्ष अनुभवों में केंद्र बिंदु है, लेकिन यह क्या है, कौशल नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, निर्धारण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकट के प्रयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? ऑप्शन में है कि अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न भिन्न होती है। तो सही बात है। ऑप्शन बी है कि यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। गलत बात है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। ये सही बात है, ठीक है। और ऑप्शन डी है आरक्षण प्रक्रिया का विकल्प चुनिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, बताएंगे? तो इसमें होगा ए और सी, ठीक है। तो ए और सी ऑप्शन कितना में दिया हुआ है सही? तो ए और सी जो है आपका कौन सा ऑप्शन में है, ए और सी? ऑप्शन 3 में है ए और सी, सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होगी? ठीक है। तो शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते अपने ही, लिखा हुआ है यहाँ पर, संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाए तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए जिस समय पढ़ाया जाए तो उसको क्या
करना है, उसको बच्चों को मानचित्र बनाने के लिए कहना है, ठीक है। और अपने ही संकेतों का उपयोग करना है उसको, और अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाना है और वस्तु की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करना है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 66 है कि कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को? तो बच्चों को जो है उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थानों पर अंतर का अवलोकन करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होगा बताएंगे? तो ऑप्शन हो इसका 4 इसका राइट आंसर होगा सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। ये प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का एक क्या है, महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो उनको जो है ना किस कौशल का बढ़ावा मिलता है बताएंगे? तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों को किस चीज़ की कौशल का बढ़ावा मिलता है? तो सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए, ठीक है। जून है और जून 2007 है, दिसंबर 2014 है, ठीक है। पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर दिया हुआ है। जून में कितना था? तो 47 रुपया 74 पैसा था। दिसंबर में हो गया इसका पेट्रोल का मूल्य बढ़कर कितना 61 रुपया 33 पैसा। डीजल का मूल्य है जो है आपका जून में कितना 35 रुपया 21 पैसा है और दिसंबर में बढ़कर कितना हो गया था आपका 50 रुपया 51 पैसा, ठीक है। तो उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 की विद्यार्थी देवमित ने अपनी नोटबुक में यह लिखा, क्या लिखता है? पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है, ठीक है। उसके बाद लिखता है पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि प्रतिशत अधिक है। उसके बाद लिखता है कि डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। और ऑप्शन डी है कि डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन सी और डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी और डी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 2 में है कि सी और डी इसका निष्कर्ष है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से सभी समान उपागमों का अनुमान किया जाता है केवल इसे छोड़कर। तो अमूर्त से मूर्त छोड़कर, ठीक है। अमूर्त से मूर्त छोड़कर केवल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमूर्त से मूर्त छोड़कर जो है ना ये आपका प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए अनुपालन किया जाता है, ठीक है। अमूर्त से मूर्त को केवल छोड़ करके। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, केवल डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है, तो उपयुक्त कारण है कि संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या होगा? तो विद्यार्थी से पूछे कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है कि यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियां जो है अपने गर्दन अधिक हिलाते हैं। इसका कारण है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते और घूम नहीं सकते, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियाँ बहुत सारे अधिकांश पक्षियों के नेत्र क्या होता है? स्थिर होता है और उसका आँख जो है ना घूम नहीं सकता है। तो यही कारण है कि अधिकांश पक्षियाँ जो है अपने गर्दन को हिलाते रहती है क्योंकि उसका नेत्र नहीं घूम सकता है, इसलिए अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वो घुमा नहीं सकते। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़ों के लिए संरक्षित करना चाहती है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अचार और आम पापड़ बनाना। ठीक है, अचार से क्या बनता है? आम पापड़ बनता है। तो ऑप्शन एक इसका राइट आंसर होगा, अचार और आम पापड़ बनाना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने 75 नंबर प्रश्न है। प्रश्न के केरल के निकटवर्ती राज्य है, तो केरल के निकटवर्ती राज्य आपका कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करती है? तो गोवा के जो लोग होते हैं वह नारियल में पके हुए नारियल से बना नारियल के तेल में बने हुए मछली को खाता है। ठीक है, कहाँ के लोग? गोवा के लोग। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, गोवा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित में से वो कौन सा जानवर जिसके अग्र दांत जिसका आगे के दांत जो है ना हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं? तो कौन सा वो आपका जंतु है? तो ये आपका गिलहरी है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, गिलहरी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कि कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, बंजर हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। कथन दिया हुआ है कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। सही बात है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी लंबाई कितना होता है? तो हमारे कक्षा के लंबाई की लगभग 4 मीटर बराबर होती है। ठीक है, तो ये तो सही बात है। अगला ऑप्शन कथन दिया हुआ कि इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है, जहां तक कि पानी तक न पहुंच जाए। सही बात है। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन सी कि इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। सही बात है। ऑप्शन डी है यह वृक्ष अबुधाबी में पाया जाता नहीं, यह वृक्ष कहाँ पाया जाता है? आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन सही हो जाएगा बताएंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका कौन? ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, ए, बी और सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि कोई व्यक्ति 1/2015 को मरगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी 7:45 मरगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 नागरकोइल पहुंचती है। तो इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी आपका दिया हुआ 1140 किलोमीटर है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या होगा? रेलगाड़ी की औसत चाल हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न है कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले, तो उसकी यात्रा की दिशा पहले किस दिशा की होगा? ठीक है, बताएंगे। तो उसका जो है यात्रा की दिशा पहले होगा दक्षिण दिशा की और फिर पूर्व दिशा में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, दक्षिण दिशा और फिर पूर्व दिशा में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, कौन सा विशेषता पाई जाती है बताएंगे? तो इसका ऑप्शन 1 ये अंडे देते हैं। ठीक है, छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप ये सभी क्या देते हैं? अंडे देते हैं। यही इसका विशेषता पाई जाती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, ये अंडे देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य एक ही चीज़ है। ठीक है, कौन सा है? तो सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल अभाव के विषय में अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को शैक्षणिक अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेगी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रियाकलापों के एक संतृकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे शिक्षार्थियों के साथ से पूर्व साझा करना। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 स्मरण रखना। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा स्मरण रखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह उपयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है। तो ये पौधा कौन सा होगा जिसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है? तो आपका है सरसों। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा सरसों। प्रश्न कांसा ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो ब्रॉन्ज कांसा जो होता है ये एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा एक ही तत्व है। ठीक है, और उसके बाद इस भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। तीसरा है कि आदिवासी लोग ब्रांज का उपयोग हजारों वर्ष से कर रहे हैं। चौथा है कि ब्रांज की बनी वस्तु एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत टिकाऊ होती है। तो इनमें से सही कथन कौन सा होगा? ठीक है, सही कथन को चुनना है। तो सही कथन आपका हो जाएगा कौन सा? तो बी और सी हो जाएगा इसका सही कथन। ठीक है, बी और सी इसका राइट आंसर होगा। इस भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। ठीक है, इस भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। और सी है कि आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्ष से कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले फैलने वाले रोग का समुच्चय है? तो मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? तो चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। ठीक है, ये सभी जो है ना चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया ये सभी क्या है? मच्छरों से फैलने वाला रोग है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न है कि किस राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच वास्तविक दूरी लगभग है। तो वास्तविक दूरी लगभग होगा आपका 1.067 किलोमीटर। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका सीटेट पेपर 1 जो कि 22 फरवरी 2015 को पूछा गया जितने प्रश्न था आपका ईवीएस पर्यावरण अध्ययन से, वो सही प्रश्न आज आपकी इस वीडियो में समाप्त हुई। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी।